हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों ने आज बाइनोमियल थ्योरम के बारे में डिस्कशन किया था। हालांकि चैप्टर तो हमारा सेट चल रहा था, ठीक है ना। पर एक बच्चे ने अमिताभ ने क्वेश्चन पूछा था, उसमें बाइनोमियल थ्योरम के यूज हो रहा था, ठीक है ना। और जब बाइनोमियल थ्योरम के यूज हो रहा था तो हमने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और बाइनोमियल थ्योरम के बारे में हमने पढ़ना क्या स्टार्ट कर दिया था? बाइनोमियल थ्योरम। तो बच्चों देखो, जो आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, बाई का मतलब होता है टू, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी टू टर्म्स के एक्सपेंशन के लिए, टू टर्म्स के एक्सपेंशन के लिए जो थ्योरम हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या बोलते हैं हम? बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे x प्लस वाई की पावर में जीरो लिखा हुआ है, तो किसी भी नंबर की पावर में जीरो लिखा हो उसके आंसर क्या होता है? वन होता है हमारा, ठीक है ना। अगर मान लो x प्लस वाई की पावर में वन लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे x प्लस वाई की पावर में टू लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और अगर x प्लस वाई की पावर में थ्री लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वाई की पावर फोर कितना होगा तो आप अभी नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने इसका फॉर्मूला याद नहीं किया हुआ है, ठीक है। आपने इसका फॉर्मूला याद नहीं किया हुआ है। इतने फॉर्मूले हमें 10th 11th तक पढ़ाए जाते हैं। एक्स प्लस वाई की पावर फोर का फॉर्मूला में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए हमें नहीं आता। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जीरो, यहाँ वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इंडेक्स। एन की वैल्यू जीरो है, एन की वैल्यू वन है, एन की वैल्यू टू है और एन की वैल्यू थ्री है, ठीक है। जब एन की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? वन है। जब n की वैल्यू वन है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? टू है। n की वैल्यू टू है तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? वन, टू, थ्री। और जब n की वैल्यू थ्री है तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? फोर है। इसका मतलब अगर इंडेक्स की वैल्यू n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n प्लस वन। अगर इंडेक्स की वैल्यू n है तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे कितने होंगे? हमारे n प्लस वन होंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इसमें ध्यान से देखें, जैसे x प्लस वाई की पावर जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो अगर यहाँ पावर वन है तो कोई भी एक्सपेंशन देखें, आप कोई भी एक्सपेंशन देखें तो यहाँ पे देखो कि मतलब पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और यहाँ कोफिशिएंट भी है। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर x प्लस वाई की पावर n है तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर में कुछ आता रहेगा, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पे कोफिशिएंट भी आएगा। जैसे यहाँ पे देखो वन है तो ये कोफिशिएंट है, वेरिएबल है। यहाँ भी कोफिशिएंट है, वेरिएबल है। तो अगर हम किसी तरीके से कोफिशिएंट और वेरिएबल को निकालना सीख जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ है? आज मैंने आप लोगों को क्या बताया था? आज मैंने आप लोगों को फैक्टोरियल के बारे में बताया था। मैंने आपको फैक्टोरियल के बारे में बताया था, और फैक्टोरियल के बाद मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी बताया था। पहले तो फैक्टोरियल के अंदर समझ लेते हैं। मैंने आपको बोला था अगर फैक्टोरियल थ्री निकालना हो तो थ्री से लेके वन तक मल्टीप्लाई कर दो। फोर फैक्टोरियल निकालना है तो फोर से लेके वन तक मल्टीप्लाई कर दो। फाइव फैक्टोरियल निकालना है तो फाइव से लेके वन तक मल्टीप्लाई कर दो। फिर मैंने ये भी बोला था कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और हमने भी बोला था फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन होती है, ठीक है ना। ये आपको याद करना पड़ेगा। नेगेटिव नंबर्स एंड
fractional numbers. Negative numbers and fractional numbers does not have any factorial value. Does not have any factorial value. तो जो नेगेटिव नंबर्स हैं और फैक्टोरियल फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, इनकी कोई भी फैक्टोरियल वैल्यू नहीं होती है। मतलब अगर कोई हमसे पूछे फैक्टोरियल -2 की वैल्यू कितनी होगी, तो डज नॉट एग्जिस्ट क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। अगर कोई हमसे बोले फैक्टोरियल 1/2 कितना होगा, तो ये भी कितना होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ये भी हमारा डज नॉट एग्जिस्ट होगा। फिर मैंने आपको कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला बताया था कि NCR, इसका मतलब क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ R elements from N elements। यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ R elements from N elements। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ये देखो बेटा प्रोबेबिलिटी में यूज होगा, ये कहाँ यूज होगा, प्रोबेबिलिटी में यूज होगा, बाइनोमियल में यूज होगा, प्रोबेबिलिटी में यूज होगा, बाइनोमियल में यूज हो गया, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तो होगा ही होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में तो ये यूज होगा ही होगा। मतलब ये जो तीन चीजें मैंने आपको बताई है, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसमें हमारा इसका यूज होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने बताया था लोगों को, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, ये बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे वैल्यू बड़ी होती है, यहाँ पे वैल्यू छोटी होती है। अगर मान लो मुझे 5c2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, और r की वैल्यू 2 होगी। n की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 2, तो यहाँ फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 माइनस 2। तो यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 से लेके 1 तक। फैक्टोरियल 2 क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 3 क्या लिख सकते हो, 3 टू 1। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 10 आ गया। और मैंने आपको दूसरा तरीका ये बताया था कि 5c2 की अगर वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ 5 लिखा हुआ है तो ऊपर 5 लिख दो, नीचे 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिख दो, और एक एक करके माइनस करते चले जाओ दोनों में से। कहाँ तक माइनस करेंगे, जब तक डिनोमिनेटर में 1 नहीं आ जाता। जब तक डिनोमिनेटर में 1 नहीं आ जाता हम तब तक मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 में से एक गया 4 और 2 में से एक गया 1, तो यहाँ भी बच्चों कितना आ गया, हमारा 10 आ गया। तो हम लोगों ने आज ही पढ़ा था, ये हमारा पहला तरीका था 5c2, ये हमारा दूसरा तरीका था 5c2 निकालने। तो बच्चों अब हम निकालते हैं फॉर्मूला एक। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है x प्लस वाई की पावर 4, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो भी एक्सपेंशन होगा x की पावर 4 और y की पावर 0 से शुरू होके x की पावर 0 और y की पावर 4 पे खत्म होगा। मतलब यहाँ x की पहले वाले नंबर की पावर में वो आएगा जो यहाँ पे इंडेक्स है, और यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या आएगा, लास्ट वाले नंबर की पावर में जो इंडेक्स है वो आएगा। और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, x में से एक एक माइनस करते चलेंगे और y में एक एक जोड़ते चलेंगे। ठीक है ना, तो x y क्यूब ये हमारा हो जाएगा। बस ये चीज याद रखनी है कि जो यहाँ पे दोनों वेरिएबल हैं इनकी पावर्स का सम 4 होना चाहिए। देखो 4 प्लस 0 कितना हो गया, 4 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, 1 प्लस 3 4 हो गया, और 0 प्लस 4 4 हो गया। तो देखो अगर यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 4 है तो कितने टर्म है, 1 2 3 4 और 5। तो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसे होगा। अगर हमें किसी तरीके से कोफिशिएंट लिखना आ जाए तो वो कैसे होगा, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोफिशिएंट हमारा 4 से 0 से शुरू होगा,
फिर 4c1, फिर 4c2, फिर 4c3 और फिर 4c4। इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों की NC0 और NCN की वैल्यू 1 होती है। मतलब अगर 2C0 हो, 3C0 हो, 2C2 हो, 5C0 हो, 5C5 हो, इनकी वैल्यू 1 होगी। आप चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो इनको। मैंने आपको सुबह की क्लास में निकाल के भी दिखाया था कि भाई कैसे इनकी वैल्यू आती है। ठीक है, तो 4C0 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4C0 1 होता है तो x की पावर 4, 4C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 4/1 यानी 4 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4x³ y। 4C2 की वैल्यू कितनी होगी, 4/2 इंटू 3/1, तो ये बच्चों 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x² y²। 4C3 निकालोगे बेटा तो 4 ही आएगा हमारा, तो 4xy³ प्लस ये तो 1 तो y की पावर 4। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया किसका, x प्लस वाई की पावर 4 का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको x प्लस वाई की पावर 5 का फॉर्मूला निकालना है तो क्या हो जाएगा, 5C0 x की पावर 5 प्लस 5C1 x की पावर 4 y की पावर 1 प्लस 5C2 x की पावर 3 y² प्लस 5C3 x² y³। ये हो जाएगा 5C4 x y की पावर 4 प्लस 5C5 y की पावर 5। तो जो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस वाई की पावर 5 का। ठीक है, ये हमारा x प्लस वाई की पावर 5 का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और कोफिशिएंट की वैल्यूज हमारी कैसे आएंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 5C0 की वैल्यू तो 1 होगी, तो ये x की पावर 5 होगी। 5C1 आप निकालोगे बेटा 5 होगा, तो 5x की पावर 4 y होगी। 5C2 आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5C2 की वैल्यू निकालोगे, 5C2 तो 5/2 इंटू 4/1, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x³ y²। 5C3 की वैल्यू बच्चों 10 हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो 10x² y³ प्लस इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 5xy की पावर 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये y की पावर 5 होगी। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला होगा किसका, x प्लस वाई की पावर 5 का। तो आप ये चीज देख सकते हो कि किस तरीके से हम फॉर्मूला बनाते हैं बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। तो बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, यहाँ पे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, और बाइनोमियल थ्योरम से हमें एक्सपेंड करना है। तो पहले तो 8C0 आ जाएगा, आगे वाले नंबर की पावर में इंडेक्स और पीछे वाले नंबर की पावर में 0। अब हम क्या करेंगे, 1 की पावर को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और y की पावर में 1 1 ऐड करते चले जाएंगे। तो 8C1 1 की पावर 7 और y की पावर 1, यहाँ क्या हो जाएगा 8C2 1 की पावर 6 y की पावर 2, 8C3 1 की पावर 5 और y की पावर 3, 8C4 1 की पावर 4 और y की पावर 4, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 8C5 1 की पावर 3 y की पावर 5, प्लस 8C6 1 की पावर 2 और y की पावर 6, प्लस 8C7 1 की पावर 1 और y की पावर 7, और ये हो जाएगा 8C8 1 की पावर 0 और y की पावर 8। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया।
अब बस वो ये कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 8c0 की वैल्यू तो 1 हो गई, 8c1 की वैल्यू क्या होगी 8/1 मतलब 8 होगी, 8c2 की वैल्यू क्या होगी 8/2 इंटू 7/1 तो 28 हो गया। 8c3 की वैल्यू क्या होगी मैम 8/3 इंटू 7/2 इंटू 6/1 तो 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 56 आंसर आ गया मेरा। 8c4 कितना हो जाएगा 8/4 7/3 6/2 5/1 तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 और 2 6 से 6 कैंसिल 4 2 से 8 तो ये हो जाएगा तो 70। 8c5 की जो वैल्यू होगी वो 8c3 के बराबर हो जाएगी तो ये 8/5 7/4 6/3 5/2 4/1 तो यहाँ से कितना हो जाएगा तो 3 और 2 से 6 कैंसिल हो गया, ठीक है 5 और 4 से 5 और 4 कैंसिल हो गया तो 56 आंसर आ गया। उसी तरीके से 8c6 कितना हो जाएगा 8c6 अगर आप बेटा कैलकुलेट करोगे तो 28 आएगा। 8c7 की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी और 8c8 की वैल्यू 1 तो होती है तो 1 प्लस x की पावर 8 की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी ये पूरा 1 हो गया, ये तो पूरा 1 हो गया हमारा तो 1 प्लस 8c1 की वैल्यू 8 है तो 8y प्लस 8c2 की वैल्यू कितनी है 28 तो 28y²। 8c3 की वैल्यू 56 तो 56y³। फिर 8c4 आता है तो 4 की जो वैल्यू है वो 70 है तो 70y⁴ हो गया। 8c5 56 है तो 56y⁵, ठीक है। 8c6 20 है तो 28y⁵ प्लस 8y⁵ प्लस y⁵8 तो जो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस x⁵8 का। तो जो किसी कोई भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से, कोई भी फॉर्मूला चाहे 1 प्लस एक्स हो 1 माइनस x⁵8 हो 1 माइनस x⁵7 हो, कोई भी फॉर्मूला हो आप बड़े आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा पास का रूल मैंने बताया था आप लोगों को, पास का रूल भी होता है जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा x प्लस वाई की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है, x प्लस वाई की पावर 1 तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई की पावर 2 तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2xy प्लस y²। x प्लस वाई की पावर 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी x³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y³। तो देखो बच्चों इंडेक्स n की वैल्यू 0 है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है। ये हो गया हमारा इंडेक्स। और यहाँ पे हम बात करते हैं कोफिशिएंट की, किसकी बात करते हैं कोफिशिएंट्स की बात करते हैं। तो जो n की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे कोफिशिएंट तो कुछ यानी 1 ही है तो यहाँ 1 लिख लिया मैंने। अब ध्यान से देखो अगर n की वैल्यू 1 है तो कोफिशिएंट क्या आएगा, देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 के इधर कुछ नहीं है तो हम 0 मान सकते हैं और 1 के इधर कुछ नहीं है तो हम 0 मान सकते हैं। n इक्वल टू 1 की बात चली तो ध्यान से देखो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। अब इस 1 के इधर कुछ नहीं है तो 0 मान सकते हैं, 1 के इधर कुछ नहीं है 0 मान सकते हैं। n इक्वल टू 2 की बात करते हैं 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 0 1। इस 1 के इधर 0 मान लेंगे हम क्यों कुछ भी नहीं है, इस 1 के इधर भी 0 मान लेंगे। अब n इक्वल टू 3 की हम बात करते हैं तो 1 प्लस 0 1 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 1 प्लस 0 1। उसी तरीके से अगर n इक्वल टू 4 की हम बात करते हैं तो 1 है, ये इधर तो कुछ भी नहीं है 0 मान सकते हैं तो 1 प्लस 0 1 1 प्लस 3 4 3 प्लस 3 6
3 प्लस 1 4, और 1 इधर कुछ नहीं है 0, तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। तो अगर हमें x प्लस वाई की पावर 4 का फॉर्मूला लिखना है तो पावर का एक्सपेंशन तो आता ही ना, कैसे होगा, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4। तो n की पावर 4 में जो भी टर्म्स है उनका कोफिशिएंट क्या है, पहले का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, दूसरे का 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, तीसरे का 6 है तो यहाँ 6 आ जाएगा, चौथे का 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये भी फॉर्मूला बन के हमारा तैयार हो गया। अगर n इक्वल टू 5 की बात करते हो तो 1 इधर कुछ नहीं है 0, तो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5, और 1 प्लस 0 1। तो अगर x प्लस वाई की पावर 5 का फॉर्मूला आप लिखना चाहो तो ये हो जाएगा x की पावर 5, और पहले वाले का कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पे दूसरे वाले का कोफिशिएंट कितना है 5 है, तो 5 x की पावर 4 y हो जाएगा, फिर 10 है तो 10 x क्यूब वाई स्क्वायर है, फिर यहाँ 10 है तो 10 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा, फिर 5 है तो 5 एक्स वाई की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो y की पावर कितना हो गया 5 हो गया। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। लेकिन बच्चों देखो इस फॉर्मूले में क्या है, अगर मालूम मैं आपसे बोल दूं x प्लस वाई की पावर 8 कितना होगा, तो आपको बच्चों ये पास्कल ट्रायंगल, ट्रायंगल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 1 आया, इन दोनों को जोड़ के 1 आया, फिर इन दोनों को जोड़ के 1, इन दोनों को जोड़ के 2, इन दोनों को जोड़ के 1, इन दोनों को जोड़ के 1, इन दोनों को जोड़ के 3, इनको 3। तो देखो जो ट्रायंगल टाइप का फॉर्म बन रहा है हमारा, ठीक है ना, ये बीच में ट्रायंगल टाइप का बन रहा है हमारा, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, पास्कल ट्रायंगल रख दिया। क्या रख दिया, पास्कल ट्रायंगल। और ये मैथमेटिशियन थे हमारे पास्कल, ठीक है ना, मतलब फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने इस चीज की डिस्कवरी करी थी। तो इसमें बस एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें बस प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूला निकालना है, जैसे x प्लस वाई की पावर 8 है, तो यहाँ पे आपको इंडेक्स 8 के लिए कोफिशिएंट निकालने पड़ेंगे, जो कि बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इसलिए हम कॉम्बिनेशन वाला मेथड यूज करते हैं, जो हमारा कॉम्बिनेशन वाला मेथड था हम उसको ही यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा एक हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। हालांकि बाइनोमियल थ्योरम तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो बस आपको इतना पता चल जाएगा कि बाइनोमियल थ्योरम को मैं एक्सपेंड कैसे करना है, इसके लिए मैंने आपको इतनी कहानी सुनाई। तो अब आपके जो भी क्वेश्चन है बच्चों, हम अगली क्लास में एंटरटेन करेंगे आपके, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो फिर ये बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक जो मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया, आज भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्लास में, ठीक है। तो बच्चों फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।